नमस्कार। मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शिक्षण विधियों की हम क्लास ले रहे थे और आज हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने शिक्षण विधियों से पहले शिक्षण पर विधियों को हमने जाना था कि शिक्षण पर विधियां क्या होती हैं और ये शिक्षण विधियों के साथ ही सम्मिलित होकर के आती हैं। बाद में जब हम शिक्षण विधियां आपको अलग अलग करके पढ़ाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि शिक्षण पर विधियां का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। बाकी हमने कल बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। आज हम जानेंगे कि जो शिक्षण विधियां होती हैं, टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, वो क्या काम आते हैं और उनके बारे में सारी बात आज हम आपको बताएंगे और उनका क्या उपयोग होता है और कैसे हमें उनको पढ़ना चाहिए और इनका मतलब क्या होता है शिक्षण विधियों का। आज हम इसी को पढ़ेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए और आज हम शुरू करते हैं शिक्षण विधियों। देखिए, सबसे पहले शिक्षण विधियों से पहले हम जो चीज जानेंगे वो है कि जो शिक्षण और विधियां विधियां अलग अलग कर लीजिए इनको और अलग अलग करके और आप इनको देखिए। इनका दोनों का ही एक अलग अलग जो है हम अर्थ निकालेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये कहता है कि शिक्षण जो है ये शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षण। यानी कि हमारा जो समाज है उसके बारे में ज्ञान कैसे हो और समाज में किसी भी व्यक्ति का मूल्यवान कब हो सकता है कोई व्यक्ति, और समाज में किसी व्यक्ति की कब जो है उसकी वैल्यू हो, और हमारे समाज की समस्त प्रकार की मान्यताओं को कोई व्यक्ति कैसे जाने, और हमारा समाज शिक्षण को ही मान्यता देता है कि कोई जो व्यक्ति है वो तब तक जब तक वो ज्ञान हासिल नहीं करेगा, ज्ञानार्जन हासिल नहीं करेगा, तब तक वो समाज की सभी प्रकार की चीजों को वो ढंग से जान ही नहीं पाएगा, ढंग से पहचान नहीं पाएगा। तो इसलिए हमने इसे आसान सी भाषा में हमने कहा है कि शिक्षण जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों प्रकार की ही जो प्रक्रियाएं हैं ये सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। तो ये जो शिक्षण जो है ये इस शिक्षण में जब किसी भी बालक को पढ़ाया जाता है तो उसमें एक सबसे विशेष बात यह है कि वर्तमान में जो शिक्षण की प्रक्रिया है, इस वर्तमान की शिक्षण प्रक्रिया में बालक को केंद्र माना गया है। किसको केंद्र माना गया है? बालक को केंद्र माना गया है, न कि विषय वस्तु को। यानी विषय वस्तु को केंद्र नहीं मानकर किसे माना गया है? विषय वस्तु को केंद्र नहीं मानते हुए किसे माना गया है? बालक को केंद्र माना गया है। यानी यहाँ पे जब शिक्षक जो शिक्षण करवाता है वर्तमान में, तो उसमें उसका जो सबसे मेनली जो टारगेट होता है वो होता है बालक। इससे पहले की जो शिक्षण विधियां थी, आपने देखा होगा पुराने जमाने की जो शिक्षण विधियां थी वो जो है आपकी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां थी। लेकिन वर्तमान में विषय वस्तु की बजाय बालक को केंद्र माना गया। बालक को केंद्र कैसे माना गया? जैसे कुछ बालक की जो है, जैसे इससे पहले मैंने प्रविधि में आपको बताया था कि प्रविधि में दो चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाता है। एक तो मैंने आपको बताया मनोवैज्ञानिक पक्ष और एक बताया तार्किक पक्ष। तो जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है वही ये बात यहाँ कहता है कि यहाँ जब शिक्षक पढ़ाता है तो वो ये देखता है कि मेरी जो क्लास में, मेरी कक्षा में जो विद्यार्थी बैठे हैं, जो बालक बैठे हैं, उनकी मनोरुचि कैसी है, उनकी इस विषय में जो है किस तरीके से उनकी रुचि है, वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से उन्हें जब पढ़ाया जाए तो वो आसानी से पढ़ लेंगे। तो इसलिए यहाँ मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखा जाता है। वर्तमान में विषय वस्तु को जो है मुख्य केंद्र नहीं माना जाता है। तो इसके बाद दूसरी बात यह है कि शिक्षक जो होता है वो जब शिक्षण कार्य करवाता है तो उसका सबसे मुख्य लक्ष्य एक ही होता है, मुख्य उद्देश्य एक ही होता है कि वो बालक को ज्ञान का अर्जन करवाए, बालक को ज्ञान का अर्जन करवा दे, ज्ञान का अर्जन। तो ज्ञानार्जन जब वो करवाए तो यही उसका शिक्षण का क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या होता है भैया? उद्देश्य होता है। किसका? शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानार्जन होता है। और इसमें वो ज्ञानार्जन किसकी सहायता से? विषय वस्तु की सहायता से करवाता है। और इस विषय वस्तु की सहायता से करवाता है किसको केंद्र मानकर?
बालक को केंद्र मानकर, तभी उसे लास्ट में किसकी प्राप्ति होती है, उद्देश्य की प्राप्ति होती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य ज्ञानार्जन, यानी कि जिसे हम कहें कि अधिगम, अधिगम यानी जो है लर्निंग, अधिगम उपलब्धि जिसे हम कहें, तो लर्निंग आउटकम जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, हिंदी में मैं इसे कहूंगा अधिगम उपलब्धि, अधिगम उपलब्धि। और अधिगम उपलब्धि का मतलब है कि लर्निंग आउटकम, यानी कि शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी को वो अधिगम उपलब्धि करवाए, यानी लर्निंग आउटकम विद्यार्थी को प्राप्त हो, यही शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होता है। और देखिए इसे बढ़ाने के लिए अब किसको बढ़ाना है, अधिगम उपलब्धि को बढ़ाना है। और अधिगम उपलब्धि को बढ़ाने के लिए शिक्षण की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जा रहा है। आपको समझना है इस बात को कि अधिगम की उपलब्धि कैसे होगी, ये देखना है कि आपकी विषय वस्तु जो है, इस विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे हो रहा है, इस बात को देखना है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। और जब विषय वस्तु के जो प्रस्तुतिकरण है, मैंने जब इससे पहले, जब आपको पहले वीडियो में आपको प्रविधि समझाई, तो मैंने वहां बताया था कि शिक्षण विधि का मतलब विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से ही है, यानी कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे होगा। और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है कि शिक्षण की विधियां, तो शिक्षण की किस विधि से वो उसका प्रस्तुतिकरण करता है, तो तभी उस बच्चे को ज्ञानार्जन होता है। और जब ज्ञानार्जन होगा तो उसे अधिगम की उपलब्धि होगी। तो आपको इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, मैंने आपको बहुत ढंग से समझाया है। दोबारा से देख लीजिए कि शिक्षण जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है भैया, सामाजिक प्रक्रिया। और शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, और इस सामाजिक प्रक्रिया में वर्तमान में बालक को केंद्र माना गया है। यहाँ पे अब विद्यार्थी जो है वो मूक श्रोता नहीं है, उस विद्यार्थी की मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखा गया है कि वो विद्यार्थी क्या चाहता है, किस तरीके से वो बच्चा पढ़ेगा, कैसे उस बच्चे के सामने किसी चीज को डिफाइन किया जाए ताकि वो बहुत अच्छे से समझ जाए। और बालक को केंद्र माना गया है, तो यहाँ पे उस बालक की बजाय विषय वस्तु को केंद्र नहीं माना गया। तो विषय वस्तु को केंद्र नहीं माना गया, लेकिन विषय वस्तु जब बच्चे को समझाई जाएगी, ये विषय वस्तु समझाई जाएगी किसके आधार पे, बालक की रुचियों के आधार पे, तो बालक को क्या होगा, ज्ञानार्जन। और शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, ज्ञानार्जन। ज्ञानार्जन किसको, बालक को, क्योंकि हम शिक्षण करवा रहे हैं, तो ज्ञानार्जन किसको होना चाहिए, बालक को। और मैं आपको बता दूं शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य ज्ञानार्जन यानी कि अधिगम उपलब्धि होता है, जिसे लर्निंग आउटकम कहा जाता है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि लर्निंग अधिगम कैसे होगा, जब विषय वस्तु का सही तरीके से क्या होगा, प्रस्तुतिकरण होगा। और जब इसका सही तरीके से प्रस्तुतिकरण होगा तो ही बच्चे को क्या होगी, तो ही प्रस्तुतिकरण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण की विधियां कहते हैं। तो यहाँ तक की बात मोटे तौर पे आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, अब शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को देख के, बालकों को देख करके अपनी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करे, यहाँ तक की बात ठीक है। लेकिन इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताई वो ये बताई कि बालक को केंद्र माना गया। और बालक को केंद्र मानने का मतलब मैंने यहाँ आपको बताया कि उस बालक का मनोवैज्ञानिक पक्ष देखा गया। क्या देखा गया, मनोवैज्ञानिक पक्ष देखा गया कि वो जो बालक है, वो बालक में किस तरह की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, किस तरह की जो है उस बच्चे के अंदर की विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम सही शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये प्रस्तुतिकरण जो है विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक ने किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षक का प्रस्तुतिकरण यानी कि शिक्षण की विधियां सदैव अपने कालांश के बालकों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रख करके चूज की जानी चाहिए। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी में शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की कुछ अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, और इनको ध्यान करके ही शिक्षण विधियों का चयन किया जाना चाहिए। इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ये बहुत बिल्कुल समझने वाली बातें हैं, इसमें कुछ भी याद करने वाली बातें नहीं है। याद करने वाली बातें जो हैं वो बाद में आएंगी, लेकिन जब इनका मतलब अपन नहीं समझेंगे तो बाद वाली चीजों को मुझे नहीं लगता कि आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद है कि ये जो बालकों का मनोवैज्ञानिक पक्ष है, इसे देख करके ही शिक्षक शिक्षण विधियों का चयन करे।
और जब शिक्षण विधियों का चयन करेगा तभी उसे लर्निंग आउटकम यानी कि अधिगम उपलब्धि प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आपका जो शिक्षण का जो कार्य है, इस शिक्षण के कार्य का संबंध दो चीजों से है। एक तो है आपकी विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से और दूसरा है आपके उद्देश्य से। यानी शिक्षण विधियों का संबंध किससे है? एक विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से और दूसरा किससे है? आपके उद्देश्य से है, दोनों चीजों से है। देखिए, शिक्षक जो अपेक्षित परिवर्तन बालक के अंदर चाहता है, शिक्षक किसी बालक में अपेक्षित परिवर्तन यानी कि वो उसकी क्या अपेक्षाएं हैं शिक्षक की किसी विद्यार्थी से, कि मैं इस बच्चे से क्या प्राप्त करना चाहता हूं, यानी वो जो भी चीज पढ़ाए, जो विषय उसको प्रस्तुतिकरण दे, वो बालक के समझ में आए और उसके बाद बालक वो ज्ञान का अर्जन कर ले। ये शिक्षक की क्या है? उद्देश्य है। तो अगर वो ऐसा चाहता है तो उसका शिक्षण प्रभावशाली होना चाहिए और उसका शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। किस पर होना चाहिए भैया? सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। और जब सिद्धांतों पर आधारित होगा तो ये जो उसका प्रस्तुतिकरण है ये कैसा होगा? प्रभावशाली होगा। कैसा होगा भैया? प्रभावशाली होगा। तो दोनों बातों को आपको याद रखना है कि जो आपकी शिक्षण विधि है उसका प्रयोग जब भी शिक्षक करेगा तो उसको ये उसका जो शिक्षण विधि है, उसका जो प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और वो प्रभावशाली होना चाहिए। और अगर प्रभावशाली होगा तो छात्रों में लर्निंग आउटकम जो है वो प्राप्त होगा। यानी कि हम सीधी बात ये कह सकते हैं कि ये जो शिक्षण विधि, शिक्षण जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है, अधिगम उपलब्धि के लिए, ये प्रभावशाली या तब प्राप्त होगा जब उस शिक्षण के अंदर सिद्धांतों का प्रयोग होगा और वो प्रभावशाली तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अध्यापक जो होता है उसका कार्य होता है कि वो बालक को संसार के बारे में ज्ञान दे, बालक को सांसारिक जो चीज है उनके बारे में बताए, उसके बारे में ढंग से उन बच्चों को समझाए कि ये जो संसार आप देख रहे हैं इसमें प्रत्येक चीज के बारे में वो उसे बताइए कि एक शिक्षक का या फिर शिक्षण कार्य का प्रमुख दायित्व होता है, तभी तो बालक आगे जाकर के सीखेगा। तो इसमें यानी कि अब हम आसानी से इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि शिक्षण विधियां वह प्रक्रिया है, हम क्या कहेंगे कि शिक्षण विधियां या शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण
देखिए, शिक्षण की विधि का चुनाव। अब शिक्षण की विधि के चुनाव से पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि शिक्षण की विधि का चुनाव वह शिक्षक ही कर पाता है जिसे शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि किसी भी शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधियों का क्या होना चाहिए भैया? ज्ञान होना चाहिए। अगर शिक्षण विधियों का उसे ज्ञान होगा तभी वह शिक्षण की विधियों का प्रयोग कर पाएगा। और शिक्षण विधियों का ज्ञान जब होता है तो उस शिक्षक में एक विशेष प्रकार की योग्यता आती है, और विशेष प्रकार की जब योग्यता आती है तो वो अपनी योग्यता का प्रयोग उस कक्षा के हिसाब से और उस किसी भी शिक्षण विधि का चुनाव करने में कर लेता है। जैसे हम कहें कि किसी भी शिक्षण विधि का चुनाव करना है तो उस शिक्षण विधि का चुनाव करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि किस शिक्षण विधि का वह चुनाव करेगा, पहली बात, और दूसरी बात ये कि किस शिक्षण विधि का वह प्रयोग करेगा। ध्यान से देखना, किसी शिक्षण विधि का चुनाव करना और चुनाव के बाद उस शिक्षण विधि का क्या करना, प्रयोग करना, दोनों ही बातें किस चीज पे निर्भर है? उस शिक्षक की व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर निर्भर है। किस पे है? कि वो जो शिक्षक है, अब उस शिक्षक के अंदर क्या व्यक्तिगत विशेषता है। ये व्यक्तिगत विशेषता का मतलब ये कि उस शिक्षक के अंदर किसी भी उस शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान है कि नहीं है। अगर उस शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है तो वह न तो चुनाव कर पाएगा और न ही प्रयोग कर पाएगा, और न चुनाव कर पाएगा न प्रयोग कर पाएगा तो वो विद्यार्थी को समझ ही नहीं पाएगा कि बालक क्या चाहते हैं और बालक किस तरीके से कक्षा में पढ़ेंगे, इस बात का उसे पता ही नहीं चलेगा। तो यानी कि उस शिक्षक में व्यक्तिगत विशेषता होनी चाहिए। किस चीज की व्यक्तिगत विशेषता? शिक्षण विधियों को जानने की व्यक्तिगत विशेषता होनी चाहिए। अब उसमें शिक्षक शिक्षण विधियों को जानने की विशेषता है तो वो कक्षा का वातावरण, उस कक्षा के वातावरण के हिसाब से उनका चयन करेगा। किसके हिसाब से करेगा? उस कक्षा का वातावरण क्या है। वातावरण का मतलब आपको मौसम वाला वातावरण नहीं देखना है। वातावरण ये है कि वो जो कक्षा जो है उस कक्षा का एटमॉस्फेयर कैसा है, किस तरह की कक्षा है, मैक्सिमम बच्चों की रुचि क्या है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं, अधिकतम जो संख्या है उसकी, उन बच्चों की मनोवृत्ति क्या है, कौन सी शिक्षण विधि के प्रयोग करने से वो बच्चे उस अध्यापक का जो संप्रेषण जो कौशल है, उस अध्यापक का जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो संप्रेषण कौशल किस तरीके से उन बच्चों पे पूरा अप्लाई हो सकता है, 100% उन्हें डिलीवर किया जा सकता है। जो शिक्षण शिक्षक करवा रहा है वो बच्चों को 100% डिलीवर करे। ये कैसे करे? ये कब होगा? जब उस कक्षा के वातावरण को वो अध्यापक देखेगा। और कक्षा का वातावरण जो है वो हमेशा एक परिस्थिति को क्रिएट करता है। किसको क्रिएट करता है? परिस्थिति को क्रिएट करता है। और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि थट और गर्वेरिच नाम के दो मनोवैज्ञानिक थे। थट और गर्वेरिच, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। थट एवं गर्वेरिच, ये दो जो है मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बात को कल ही समझा दिया था कि शिक्षण की विधि वह सुपरिभाषित ढांचा है जिसमें कौन निहित होते हैं? कोई भी जिसके अंदर युक्ति अथवा उसमें तकनीक निहित होती है, और यह किसी भी कक्षा में या कहीं भी वहां का जो परिस्थिति है, उस क्लास की जो परिस्थिति है उसके अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दूं कि शिक्षण विधि जो है उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा? जब कक्षा के अंदर एक विशेष प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी, और जब परिस्थिति पैदा होगी तभी किसी भी शिक्षण विधि का चुनाव अथवा उसका प्रयोग किया जाएगा। मैंने कल भी आपको एग्जांपल देकर के बताया था कि किसी कक्षा में मैक्सिमम जो बच्चे हैं आपके, वो बहुत सारे जो है उनको सुनाई नहीं देता है। तो अब वो क्लास में जाकर के शिक्षक आया और आते उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, और जो है एक वक्ता के रूप में वो पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, तो उस कक्षा में वो अपने संप्रेषण कौशलों का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, और उस कक्षा में वो जो बच्चे हैं उन बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं, लर्निंग आउटकम की प्राप्ति नहीं हो रही है वहाँ। क्यों? क्योंकि वो आते बोले जा रहे हैं और विद्यार्थियों को सुनाई नहीं दे रहा। तो इसलिए इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि हमें उस समय ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए कि शिक्षक जो क्लास में पढ़ाए, जो कक्षा में जो पढ़ाए, वो बच्चों तक 100% पहुंचना चाहिए और बच्चे उस चीज को समझना चाहिए। अब वहां पे वो शिक्षक क्या करे? बोर्ड पे लिखे, बच्चों को दिखाए, बच्चों को चलचित्र दिखाए, वहां चार्टों का प्रयोग करे, वहां मानचित्रों का प्रयोग करे, बच्चों को अपने हाथ के इशारे से समझाए, तब वो बच्चे उस शिक्षक को जो है ढंग से समझ सकेंगे। और जब समझ सकेंगे तो ही जो ये जो उसकी जो विधि है
ये विधि जो है शिक्षण की विधि, इसका चुनाव वो तभी कर पाता है जब उसके अंदर खुद के अंदर योग्यता होती है, यानी उसके अंदर खुद की व्यक्तिगत विशेषता होती है। तो आपको समझना है, देखिए अगर मैं इन शब्दों में कहूं कि जो आपकी जो शिक्षण की जो विधियां होती हैं वो वास्तव में एक विज्ञान ही है। क्या है? विज्ञान, क्योंकि ये भी किसका भाग है? ये एक तरीके से आपके मनोविज्ञान का भाग, और मनोविज्ञान तो स्वयं भी क्या है? विज्ञान है, क्योंकि इसका विश्लेषण किया जा सकता है, इसका निरीक्षण किया जा सकता है, इसका मापन किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो शिक्षण का जो कार्य है, शिक्षण का जो कार्य है, ये शिक्षण का कार्य वास्तव में एक प्रकार का विज्ञान है। क्या है भैया? एक प्रकार का विज्ञान है, और एक प्रकार का विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसका हम निरीक्षण कर सकते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं, इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं, और इसका हम मापन कर सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि ये वास्तव में शिक्षण का कार्य, शिक्षण करवाना एक कला है, एक कला। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनमें बहुत ज्यादा जिनमें उनको नॉलेज होती है, किसी भी विषय के संदर्भ में उनको गहन जो है ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वो कक्षा में या कुछ बालकों के सामने या कुछ लोगों के सामने अपनी बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, और अगर कहते भी हैं तो वो उन लोगों को ढंग से उस चीज को समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें न ही शिक्षण विधियों का ज्ञान है और न ही जो है उनके पास पढ़ाने की कला है, शिक्षण की कला है, और किस समय पर कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए इस बात को वो जानते नहीं है। इसलिए ये बात बिल्कुल जो है आप आसानी से कह सकते हैं कि शिक्षण का जो कार्य है वो वास्तव में एक कला है। क्या है भैया? एक कला है, और इस कला में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया, शिक्षक जो होता है उस शिक्षक के पास संप्रेषण कौशलों का होना बहुत जरूरी है। अगर उस शिक्षक के पास संप्रेषण के कौशल नहीं है, संप्रेषण के जो है कौशल नहीं है, तो वो आपका जो शिक्षक है वो अपनी बात को बच्चों तक संप्रेषित यानी कि भेज नहीं सकता है, उन बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा नहीं सकता है। तो ये आपकी शिक्षण विधियों के संदर्भ में बेसिक सी बातें हमने बताई। इसके बाद आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये बताइए कि आपके जो शिक्षण की जो विधियां हैं उनके कार्य क्या हैं, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई हैं, फिर भी आप कह सकते हैं कि शिक्षण की विधियों का प्रयोग बच्चों के ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शिक्षण विधियों का प्रयोग बच्चों में क्या करना है? ज्ञान का विकास करना है, ज्ञान बच्चों में बढ़ाना है, क्योंकि जब बच्चों में ज्ञान बढ़ाएंगे तो यही तो आपके शिक्षण कार्य का उद्देश्य था। शिक्षण कार्य का उद्देश्य क्या है कि आपकी कालांश में जो बच्चे हैं, आपकी कक्षा में जो बच्चे हैं, उन्हें आप क्या करना चाहते हैं? उन्हें आप डिलीवर करना चाहते हैं। क्या डिलीवर करना चाहते हैं? आप उन्हें ज्ञान डिलीवर करना चाहते हैं, जो आपके पास है, जो आपने अर्जित किया है, वो अब आप बच्चों को देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि क्लास में बच्चे की रुचि रहे। मैंने कल भी आपको बताया था, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत शिक्षक पढ़ाते हैं, और जब बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं तो आपने उस कक्षा में देखा होगा कि कई बच्चे जो हैं उनको नींद आती है। साहब हमारे को जब ये शिक्षक पढ़ाते हैं तो हमारे को नींद आती है। अब क्यों नींद आती है उनको? क्योंकि वो उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जब उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो उस समय बालकों के अंदर जो है रुचि पैदा नहीं होगी, उस क्लास का क्रिएटिव माहौल नहीं बनेगा, और जब उस क्लास का क्रिएटिव माहौल नहीं बनेगा, वहां की परिस्थिति के हिसाब से शिक्षक अपने आप को नहीं ढालेगा, अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं का प्रयोग करते हुए किसी शिक्षण विधि का चुनाव और प्रयोग नहीं करेगा, तो उस कक्षा में बच्चों की बॉडी प्रेजेंट होती है, माइंड एब्सेंट हो जाता है। इसलिए वहां पे शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे उस कक्षा के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो जहां बच्चे की बॉडी भी प्रेजेंट हो और जहां बच्चे का माइंड भी प्रेजेंट हो, यानी प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड। याद रखना, प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड, ये पीबीपीएम का जो फॉर्मूला है ये तब होगा जब आप कक्षा में सही या उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। और जो शिक्षक जो चीज पढ़ा रहा है, जिस विषय को पढ़ा रहा है, उस विषय में बालकों के अंदर जो ज्ञान का अर्जन है या फिर उसकी जो उद्देश्य है, अपेक्षित
जो उद्देश्य है शिक्षक का कि बच्चों में ज्ञानार्जन हो, उसके लिए उस विषय में बालकों को अपेक्षित ज्ञान का अर्जन हो, इसके लिए उचित शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इससे क्लास के अंदर क्रिएटिव माहौल बनता है। अब इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो मैं आपको बताऊं कि शिक्षण विधियों के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे शिक्षण विधियों के प्रकार सुने होंगे, बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शिक्षण विधियों के प्रकार के संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक ने सन जो है 1974 में अपना एक जो है एक शिक्षण विधियों का प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो एक बार मैं आपको वो दिखाता हूं। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे वायरन जी मैसियोस, नाम लिख लीजिए, वायरन जी मैसियोस। बात है सन 1974 की। इन्होंने शिक्षण विधियों के प्रकार डिफाइन किए। इन्होंने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इस वर्गीकरण में उन्होंने शिक्षण विधियों के प्रकार बताए कि शिक्षण विधियों के कितने प्रकार होते हैं। तो वायरन जी मैसियोस के अनुसार शिक्षण विधियों के 2 प्रकार बताए गए। पहला प्रकार था शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। पहला प्रकार था शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि और दूसरा प्रकार था बालक केंद्रित शिक्षण विधि। 2 प्रकार बताए गए। ठीक है भैया, पहला प्रकार था कि शिक्षक केंद्रित और दूसरा था बालक केंद्रित। बताया किसने? वायरन जी मैसियोस ने। बात कब की है? सन 1974 की बातें हैं। अब ये जो 1974 में वायरन जी मैसियोस हैं, ये कहते हैं कि जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी शिक्षण की विधि है। देखिए, इसको तोड़िए, अपने आप ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक ऐसी शिक्षण की विधि है जो किसके ऊपर केंद्रित है? शिक्षक के ऊपर केंद्रित है। और इस प्रकार की विधि को इन्होंने क्या नाम दे दिया? शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधि। बिल्कुल बहुत आसानी से समझना है कि ये जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, इसमें किसके ऊपर शिक्षण केंद्रित है? शिक्षक के ऊपर। यानी कि यहाँ शिक्षक कौन है? प्रधान है। शिक्षक कौन है? प्रधान। और प्रधान का मतलब मुख्य वक्ता भी अब कौन है? शिक्षक। कौन है भैया? मुख्य वक्ता भी कौन है? अब शिक्षक। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ विद्यार्थी क्या है, यानी कि यहाँ बालक क्या है, तो देखिए जो बालक है ये यहाँ पर मूक श्रोता है। क्या है भैया? यहाँ पे ये मूक श्रोता। बालक क्या है? मूक श्रोता। और शिक्षक यहाँ पे क्या है? मुख्य वक्ता है या प्रधान है, क्योंकि शिक्षक यहाँ पे आदेश जारी करने का काम करता है। क्या जारी करता है? दिशा निर्देश जारी करता है। दिशा निर्देश, बात को समझिए, या दिशा निर्देश जारी करता है। और ये इस प्रकार की जो शिक्षण विधि है, इस प्रकार की शिक्षण विधि में विद्यार्थी की रुचि, उसकी मनोवृत्ति, उस बालक को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन चीजों का कभी भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि विद्यार्थी जो शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण विधि है, इसमें शिक्षक प्रधान होता है और इसके अंदर विद्यार्थी मूक श्रोता के रूप में होता है और शिक्षक यहाँ मुख्य वक्ता होता है। शिक्षक यहाँ पे दिशा निर्देश जारी करता है। अब इस प्रकार की शिक्षण विधि में अगर बात कर ले कि सक्रिय कौन होता है? सक्रिय, तो सक्रिय यहाँ पे कौन होता है? शिक्षक। शिक्षक की भूमिका यहाँ कैसी है? सक्रिय भूमिका है। सक्रिय, शिक्षक तो यहाँ सक्रिय है, लेकिन विद्यार्थी यहाँ सक्रिय है या नहीं है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ सिर्फ श्रोता है। और जब विद्यार्थी पूर्णतः श्रोता ही होता है क्लास में, तो उस समय विद्यार्थी हमेशा प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड के फॉर्मूले में होता है। तो आपको याद रखना है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड के फॉर्मूले में ये विद्यार्थी होता है। तो आपको इस बात को समझना है। कौन से के अंदर? जब शिक्षण केंद्रित शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि जब होती है, तो इस प्रकार की शिक्षण विधि में जो अध्यापक होता है वो प्रश्न पूछता है और प्रश्न जो पूछे हैं उन प्रश्नों के उत्तर वो विद्यार्थियों से लेता है। इसमें विद्यार्थी की जो क्षमताएं हैं उनके ऊपर कभी भी उनकी रुचियों का, उनकी मनोवृत्तियों का कभी भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। अब जस्ट इसके अपोजिट इसको हम देखते हैं। तो जस्ट इसके अपोजिट जब आप इसको देखेंगे तो दूसरी है आपकी बालक केंद्रित शिक्षण विधि। तो भैया बालक केंद्रित शिक्षण विधि में इसका उल्टा होगा, क्योंकि अब शिक्षण की जो विधि है, शिक्षण की विधि में अब मुख्य केंद्र कौन है? बालक।
कौन है? बालक। यानी अब यहाँ पे आपका जो बालक है वो मूक श्रोता नहीं है, बालक आपका मूक श्रोता नहीं, श्रोता जरूर है लेकिन वो मूक श्रोता नहीं है। यानी अब वह बालक चुपचाप नहीं बैठा है, अब यहाँ पर आपका बालक क्या हो गया है? सक्रिय हो गया। क्या हो गया है? सक्रिय। यहाँ पे जो आपका शिक्षक है वो बालक की रुचियों का ध्यान रख रहा है कि उस बालक की रुचि क्या है, उस बालक की मनोवृत्ति क्या है, इन चीजों को वो ध्यान रख रहा है। ध्यान रखने के बाद वो बालक को पढ़ा रहा है। इसलिए बाल केंद्रित या बालक केंद्रित जो शिक्षण विधि होती है, जिसे पीपल सेंटर्ड मेथड कहा जाता है, इसके अंदर बालक को ध्यान में रखा जाता है, बालक केंद्र होता है, छात्र की योग्यताओं को देखा जाता है, छात्र के कौशल को देखा जाता है और छात्र के प्रश्नों का उत्तर का समाधान किस तरह करता है, इन चीजों को देखा जाता है। तो याद रखना, बालक की रुचि देखेंगे, मनोवृत्ति देखेंगे, उस बालक की योग्यताओं को देखा जाता है, बालक के कौशलों को देखा जाता है, किस तरीके से वो प्रश्नों का समाधान खोजता है, इस बात को देखा जाता है। तो आपको याद रखना है कि बाल केंद्रित जो शिक्षण विधि होती है, इस बाल केंद्रित शिक्षण विधि में बालक के ऊपर पूरा ध्यान होता है। यहाँ बालक मूक श्रोता नहीं होता है, यानी यहाँ मुख्यतः जो केंद्र होता है वो केंद्र में कौन होता है? यहाँ किसके ऊपर केंद्रित होती है? ये बालक के ऊपर केंद्रित होती है। और इसमें अध्यापक जो है बालक से प्रश्न पूछता है, लेकिन यहाँ वो बालक को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है कि भैया ये मैंने प्रश्न पूछा, इस प्रश्न के बाद वो उसको संसाधन देता है कि इन प्रश्नों का उत्तर ऐसे निकाला जा सकता है। और फिर बालक अपने दिमाग की कल्पना का इस्तेमाल करता है और अपने दिमाग के अंदर विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को लाता है और कल्पनाओं को लाकर के इस प्रकार के प्रश्नों का बालक उत्तर देता है। तो इस प्रकार जो शिक्षण की विधियां हैं, जिनका वर्गीकरण सन 1974 में वायरोन जी मैसियोल्स ने जो प्रस्तुत किया था, उसके अनुसार शिक्षण की दो प्रकार की विधियां हमने बताई हैं। एक है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि और दूसरी है बालक केंद्रित शिक्षण विधि। दोनों प्रकार की शिक्षण विधियां हमने आपको बता दी हैं। आपको इसमें कोई भी चिंता फिक्र नहीं करना चाहिए, कोई डाउट नहीं करना चाहिए। अब जो शिक्षण विधियां आपने पढ़ी हैं वो शिक्षण विधियां, जैसे आपका लेक्चर मेथड है, आपकी जो प्रोजेक्ट मेथड है, आपका जो होलिस्टिक मेथड है, इस तरह की जितनी भी विधियां जो आपने देखी हैं, खेल विधि जो आपकी है, इस सब प्रकार की विधियां आप एक एक करके अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद समझाएंगे। बने रहिए एग्जाम नगर के साथ।